हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं एक नया लेक्चर लेकर विच इज डिजाइन ऑफ स्क्रू फास्टनर्स। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो फास्टनिंग है वो दो तरह की होती है, एक टेम्पररी फास्टनिंग और एक परमानेंट फास्टनिंग। टेम्पररी फास्टनिंग एग्जांपल्स हैं स्क्रू फास्टनर्स और परमानेंट फास्टनिंग एग्जांपल्स हैं रिवेटेड जॉइंट्स और वेल्डेड जॉइंट्स। तो अनलाइक वेल्डेड जॉइंट्स, जो थ्रेडेड जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं डिटैचेबल, मतलब वी कैन डिसअसेंबल देम एट विल। एक थ्रेडेड जॉइंट के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं बोल्ट, नट, स्क्रू और स्टड। ये इतने वाइडली यूज होते हैं कि हम किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में इनकी उपस्थिति को फील कर सकते हैं। 60% पार्ट्स जो होते हैं वो थ्रेड्स से फासन होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने वाइडली यूज होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि इनमें थ्रेड्स के अलोंग एक वेजिंग एक्शन होता है जिससे कि क्लैंपिंग फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है। इसी कारण से ये जो जॉइंट्स होते हैं दे आर रिलायबल, मोस्टली रिलायबल जॉइंट्स। एक स्पिनर की मदद से हम इसको असेंबल कर सकते हैं। अगर आपका स्पिनर का हैंडल बड़ा होता है तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो बढ़ जाता है और आप बड़े आराम से कम एफर्ट से भी इनको फासन कर सकते हैं। इनकी ओवरऑल डायमेंशंस कम होती हैं जिसके कारण से इनका कंस्ट्रक्शन कॉम्पैक्ट होता है। ये सेल्फ लॉकिंग होते हैं। इनको वी कैन प्लेस इन एनी पोजीशन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड। तो इस कारण से इन थ्रेड जॉइंट्स को हम वाइडली यूज करते हैं। ये इनके कंटिन्यू करते हैं। इनको बनाना बहुत सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग सिंपल है। इनकी एक्यूरेसी वी कैन मेंटेन वेरी हाई। जिनको हम पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम अपनी इच्छा अनुसार उनको अटैच कर सकते हैं। जो फास्टनर्स हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, वाइड वैरायटी में अवेलेबल होते हैं और जब हम चाहें उनको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ में हर चीज के कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। सेम इज ट्रू विद स्क्रू फास्टनर्स आल्सो। तो ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? इनको करने के लिए आपको मशीन पार्ट में होल करना पड़ेगा ताकि आप उसको क्लैम्प कर पाए, है ना। और हम जानते हैं कि जैसे ही आपने किसी पार्ट में होल किया तो क्या हो जाता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है। कहाँ पर? होल के नजदीक। और ऐसे पार्ट्स जहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ गया है वो फटीग फेलियर को प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। वहां पर फटीग फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड है कि अक्सर देखा गया है कि जब वाइब्रेशंस होते हैं तो थ्रेडेड जॉइंट्स जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। फास्टनर्स जो हैं उनको एक मेजर ऑब्स्टिकल की तरह देखा जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट एफिशिएंट असेंबली, है ना। तो ये कुछ कुछ इनके ड्रॉबैक्स हैं। फिर उसके बाद में जो कॉस्ट ऑफ टाइटनिंग अ स्क्रू इज मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ स्क्रू इटसेल्फ। इट कैन बी 6 to 10 times हायर। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था कि स्क्रू की कॉस्ट कुछ नहीं है लेकिन उसको असेंबल करने, टाइटन करने की कॉस्ट ज्यादा होती है, 6 से 10 गुना ज्यादा होती है। बेसिक टाइप्स की बात करें स्क्रू फास्टनर्स की तो स्क्रू फास्टनर्स कैन बी बोल्ट और स्क्रू, नट एंड अ वॉशर। बोल्ट और स्क्रू में एक फर्क होता है। बोल्ट फास्टनर है जिसमें हेड होता है और शैंक होता है which is used with a nut, whereas अगर हम किसी थ्रेडेड होल में इंसर्ट करते हैं बिना नट के तो हम उसको यूज करते हैं बोल्ट को। नट जो होता है वो एक स्मॉल सिमेट्रिकल पार्ट है जिसमें हेक्सागोनल या स्क्वायर शेप का हेड होता है which is having internal threads। वॉशर्स भी यूज करते हैं जो कि थिन एनुलर शेप्ड मेटल डिस्क होती है। वॉशर्स के काफी सारे फंक्शन होते हैं। वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर लार्ज एरिया। वो क्लैम्प पार्ट्स को आपस में जोड़ने से रोकता है।
वो बोल्ट हेड को और नट को ड्यूरिंग असेंबली जोड़ने से रोकता है, मैरिंग को रोकता है, और एक लार्ज बेयरिंग सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है ओवर लार्ज क्लियरेंस होल्स। ये सब एडवांटेज होते हैं, फंक्शन होते हैं एक वॉशर के। तो बेसिक पार्ट्स हुए बोल्ट या स्क्रू, नट एंड वॉशर। ये 3 तरह के स्क्रू फास्टनर्स में दिखाए हुए हैं, थ्रू बोल्ट, टैप बोल्ट एंड स्टड। थ्रू बोल्ट को यूज करते हैं विद नट, टैप बोल्ट को यूज करते हैं विदाउट नट, और स्टड जिसमें हेड नहीं होता है। इन तीनों के अपने अपने एप्लीकेशन एरियाज हैं। जहां पर हमको फ्रीक्वेंटली असेंबली और डिसअसेंबली रिकॉर्ड होती है वहां पर हम स्टड यूज करते हैं। जहां पर आपके पास में जो मशीन पार्ट है जिसको असेंबल करना है उसकी सफिशिएंट थिकनेस है, वहां पर हम थ्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां पर हम टैप बोल्ट यूज करते हैं। थ्रू बोल्ट यूज करने में हमको जो पार्ट जिनको असेंबल करना है उनमें थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, थ्रू होल्स में इसको हम पास कराते हैं। तो अगर आपको नट आपके पार्ट्स इतने वीक है कि आप उसमें थ्रेड्स नहीं बना सकते हैं तो आपको यूज करना चाहिए थ्रू बोल्ट। Application area of through bolt: the parts that are fastened have medium thickness, plates, flanges और beams, और जिसमें आपके पास में स्पेस अवेलेबल है बोल्ट हेड के लिए और नट के लिए, है ना। या जैसे हमने बताया कि वो इतने वीक है कि उसमें थ्रेड्स नहीं बनाए जा सकते हैं, और जिनको हमको फ्रीक्वेंटली असेंबल और डिसअसेंबल करना होता है, ऐसे जगह पर हम थ्रू बोल्ट यूज करते हैं। Depending upon the uses, through bolts are called machine bolts, ऑटोमोबाइल बोल्ट्स, आई बोल्ट्स और गैरेज। टैप बोल्ट्स का यूज करेंगे जिनमें हमको नट की जरूरत नहीं होती है और जिनमें हमारे पास में कैप स्क्रूज जो होते हैं वो भी टैप बोल्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल साइजेस में अवेलेबल होते हैं, 5 mm से 30 mm के लिए, और उनके वैरायटी ऑफ हेड्स। टैप बोर्ड क्या यूज होते हैं? टैप बोर्ड यूज होते हैं जहां पर आपके पास में पार्ट सफिशिएंटली थिक है और उसमें आप आराम से थ्रेड्स बना सकते हैं। उसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट है टू हैव ड्यूरेबल थ्रेड्स, और जहां पर जिन कंडीशंस में आपको नट को अकोमोडेट करने के लिए जगह नहीं होती है वहां हम टैप बोर्ड यूज। ये टैप बोर्ड और थ्रू बोल्ट का कंपैरिजन है। टैप बोर्ड एंड कैप स्क्रूज आर चीपर देन थ्रू बोल्ट. When tap bolt or cap screws is removed frequently, threads in the parts get worn out, resulting in costly repairs. In case of through bolt, there are no threads in any of the parts being fastened. जैसे हमने बताया, tap bolts and cap screws are good for fastening the parts that are seldom dismantled. Tap bolt वहाँ यूज करते हैं जिसको आपको frequently खोलना बंद करना नहीं पड़ता है। तीसरा है स्टड। एक सिलिंड्रिकल रॉड होती है जिसके दोनों तरफ थ्रेड होते हैं, इसमें हेड नहीं होता है। एक एंड ऑफ स्टड को हम स्क्रू करते हैं टैप्ड होल में और दूसरे को करते हैं कनेक्टिंग पार्ट में, और उसके बाद में हम उसके ऊपर स्टड्स का यूज करेंगे। when the part is thick enough to accommodate the thread hole, the material of the part thread hole has sufficient strength to ensure durable threads, and the material of the part without tap hole cannot ensure sufficient durability of the threads, like alloy or cast iron, और उन कंडीशंस में जहां पर उनको फ्रीक्वेंटली डिसमेंटलिंग और रीअसेंबली रिक्वायर्ड होती है वहां पर हम। ये एक टर्मिनोलॉजी है स्क्रू फास्टनर्स की। मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर, माइनर डायमीटर, दिस इज थ्रेड एंगल, the distance between two consecutive threads and two similar points on a thread is called pitch. एक कॉन्सेप्ट है बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको समझना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशंस में बोल्ट्स पे शॉक और इम्पैक्ट लोड लगता है ना। जैसे कि एग्जांपल है आपका आईसी इंजन या फिर कनेक्टिंग रॉड। इस केस में क्या होता है, जो बोल्ट होता है उसका रेजिलियंस, मतलब कितना वो शॉक लोड को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। रेजिलियंस क्या होती है? इट इज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म्ड इलास्टिकली एंड टू रिलीज दिस एनर्जी व्हेन अनलोडेड। तो एक रेजिलियंट बोल्ट जो होगा वो सफिशिएंटली एनर्जी स्टोर करेगा जब उसको लोड करेंगे,
और उस एनर्जी को रिलीज करेगा जब ये हमने लिखा। सो इसको हम बोल्ट की स्प्रिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, है ना। एक रेजिडेंट बोल्ट जो होगा वो शॉक और वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब करेगा जैसे कि लीफ स्प्रिंग करती है। इन अदर वर्ड्स बोल्ट जो होगा वो स्प्रिंग की तरह एक्ट करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट डज दिस बोल्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मींस, और हम ये यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं। होता क्या है, जो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है बोल्ट ड्यूरिंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द मटेरियल एंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल अंडर द स्ट्रेस। क्या मतलब हुआ, जितना स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी स्टोर। मतलब अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, स्ट्रेस कम है तो कम एनर्जी स्टोर करेगा। क्या है, ये एक बोल्ट है जिसमें कि आपको जो आपकी शैंक है उसकी डायमीटर ज्यादा होती है और जो थ्रेड है वहां पर डायमीटर कम होती है। जो कोर डायमीटर के अक्रॉस जो एरिया होता है वो कम होता है। तो एरिया कम है तो स्ट्रेस ज्यादा हो गया। तो क्या होता है कि ये जो थ्रेडेड पोर्शन है ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा और ये जो शैंक वाला पोर्शन है वो कम एनर्जी स्टोर करेगा, है ना। तो लार्ज पार्ट ऑफ द एनर्जी इज एब्सॉर्ब इन द थ्रेडेड पोर्शन ऑफ द बोल्ट। वो ऑलरेडी वीक है, जो थ्रेड पोर्शन है ऑलरेडी वीक है और वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो ये दिस इज नॉट अ डिजायरेबल कंडीशन। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम डायमीटर ऑफ शैंक जो है उसको ज्यादा बनाते हैं। जो डायमीटर ऑफ शैंक जो होती ज्यादा होती है कोर डायमीटर से, है ना, वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी नहीं होता है। तो जो आपको जब आपका बोल्ट पे टेंसाइल लोड लगता है तो शैंक पोर्शन में स्ट्रेस कम होती है एज कंपेयर टू स्ट्रेस इन द थ्रेड पोर्शन। इसी कारण से एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन द शैंक इज लेस देन द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन द थ्रेडेड पार्ट व्हिच इज नॉट अ डिजायरेबल कंडीशन, है ना। इसको दूर करने के लिए जो डिजायरेबल कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि बी इट शैंक और बी इट थ्रेड पोर्शन वो इक्वली एनर्जी को एब्सॉर्ब करने चाहिए। वो कब होगा, जब दोनों में स्ट्रेस इक्वली इंड्यूस होगा, जब उसको बोलते हैं बोल्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। मतलब a bolt of uniform strength, entire bolt is stressed to the same limiting value, thus result in maximum energy absorption। अब ये कैसे करेंगे, तब हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि शैंक और थ्रेड पोर्शन बराबर एनर्जी स्टोर करें। उसके लिए क्या जरूरी है, दोनों में सेम स्ट्रेस डेवलप हो। तो उसको दूर करने के लिए क्या तरीका है, उसको करने के लिए क्या तरीका है, दो तरीके हैं जिससे हम शैंक और उसमें शैंक नॉर्मल बोल्ट को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बोल्ट बना सकते हैं। फर्स्ट में क्या करते हैं, हम जो शैंक की डायमीटर है उसको कोर डायमीटर के बराबर बना देते हैं, है ना, टर्न करके उसको मेक इट इक्वल टू कोर डायमीटर। अब क्या होगा, दोनों की डायमीटर सेम हो गई तो दोनों में स्ट्रेस सेम रिड्यूस होगा, दोनों एनर्जी सेम एब्सॉर्ब करेंगे। सेकंड तरीका क्या है, हम उसमें एक होल ड्रिल कर देते हैं थ्रू आउट द शैंक पोर्शन, है ना, सच दैट कि जो इसका इफेक्टिव एरिया है वो हो जाएगा एरिया ऑफ दिस थ्रेड पोर्शन। देखिए, इन द सेकंड मेथड diameter of hole D1 is obtained by equating the cross sectional area of the shank to that of the thread part। मतलब जो आपका पाई4 डी स्क्वायर माइनस पाई4 D1 स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू पाई4 DC स्क्वायर। दोनों ही तरीकों में हम क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर रहे हैं और उसका स्ट्रेस जो है वो हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि दोनों ही केसेस में स्ट्रेस सेम हो और आपका बोल्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बने। दैट मींस वो सेम एनर्जी एब्सॉर्ब करे व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू शॉक लोड्स। आगे आते हैं आइसोमेट्रिक स्क्रू थ्रेड्स। जनरली हम फास्टनिंग के लिए वी थ्रेड यूज करते हैं जिसके एडवांटेजेस बड़े कॉमन से हैं। हायर फ्रिक्शन जिससे लूजिंग चांस बहुत कम हो जाते हैं, हायर स्ट्रेंथ ड्यू टू इंक्रीज थ्रेड थिकनेस और उनको बनाना आसान होता है। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं वी थ्रेड और जो थ्रेड्स को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, थ्रेड्स को जनरली हम करते हैं
एक होती है कोर सीरीज, एक होती है फाइन सीरीज। कोर सीरीज को कट करना आसान होता है एज कम्पेयर टू फाइन सीरीज, है ना। A screw thread of core series is designated by the letter M followed by value of the nominal diameter in mm. Suppose मैंने कहा कि M12 से डेजिग्नेट किया है, तो दिस इज अ कोर सीरीज थ्रेड जिसकी नॉमिनल डायमीटर जो है वो 12 है, 12 mm है। अगर फाइन सीरीज का है तो हम उसमें एक और डिजिट इंक्लूड करेंगे जो उसकी पिच होगी। सो M12 into 1/25 इज एक फाइन सीरीज का थ्रेड है जिसकी नॉमिनल डायमीटर 12 mm है और पिच है 1.25। ये स्क्रू थ्रेड्स की जो मटेरियल होते हैं और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बारे में है। दो मेथड होते हैं थ्रेड बनाने के, एक थ्रेड कटिंग और एक थ्रेड रोलिंग। थ्रेड कटिंग जो होती है वो ऑटोमेटिक मशीन्स पे करते हैं जिनको हम स्क्रू मशीन्स भी कहते हैं। In thread rolling, threads are formed by rolling the bar stock between dies that depresses part of the material to form the root of the thread and the remaining material to the top to form the crest of thread. ये इसका एनिमेशन है थ्रेड रोलिंग का। आप देख पा रहे हैं किस तरह से डाइस के बीच में अपने शंक को रखा है और उसमें कोल्ड फॉर्मिंग से थ्रेड्स फॉर्म हो रहे हैं। थ्रेड रोलिंग जो है वो एक बेटर तरीका है, बेटर मेथड है थ्रेड्स में। ये दोनों को कंपैरिजन किया गया है। कोल्ड फॉर्मिंग इंड्यूसेस रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जिससे कि उसकी फटीग स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कोल्ड फॉर्मिंग जो होती है वो एक रेडियाई क्रिएट कर देते हैं रूट पे जिससे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम होती है। थ्रेड कटिंग रिजल्ट्स इन कटिंग द फाइबर लेंथ्स ऑफ द ओरिजिनल बार स्टॉक। इन थ्रेड रोलिंग फाइबर लेंथ्स कट नहीं होती है, वो रीअरेंज होती हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन है। Compare with cut threads, roll threads have less waste as no material is removed. Material remove नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका orientation change हो रहा है, वो redistribute हो रहा है, इसलिए इसका वेस्टेज नहीं होता है। तो obviously अगर ये पार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट ए या पार्ट बी में कि कंपेयर थ्रेड रोलिंग विद थ्रेड कटिंग, तो आप ये कुछ जेन्युइन पॉइंट्स लिख सकते हैं। आइए अब हम इसका स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। हमेशा जो आपका टर्मिनोलॉजी में जो कोर डायमीटर होता है वहां पर आपका स्क्रू सबसे वीक होता है, क्योंकि डायमीटर कम है तो एरिया कम हो गया तो स्ट्रेस बढ़ गया, है ना। तो हमेशा कोर डायमीटर पर ही आपका मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होता है। ये देखिएगा, ये इसकी कोर डायमीटर है। तो जब भी हम स्क्रू फास्टनर्स को डिजाइन करेंगे तो जब एरिया जो हम लेंगे दैट इज बेस्ड ऑन कोर डायमीटर, तो सिग्मा टी इज लोड अपॉन एरिया बाय 4 DC स्क्वायर। अगर हमको नट की हाइट निकालनी है तो वी कैन डू सो बाय इक्वेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन टेंशन विद द स्ट्रेंथ इन शियर। शियर स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? शियर स्ट्रेंथ हो जाएगी पाई DC इंटू H। दिस इज द एरिया विच इज रेजिस्टिंग शियर, है ना, जहां पर H क्या है? हाइट ऑफ नट। तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन टेंशन इज कैसे निकालेंगे? लोड इज एरिया पाई 4 DC स्क्वायर इंटू स्ट्रेस। स्ट्रेस कितनी? यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर सेफ्टी विच इज अलाउबल स्ट्रेस, है ना। और शियर स्ट्रेस में स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियर कैसे निकालेंगे? लोड इज इक्वल टू शियर एरिया पाई DC H अपॉन इंटू टाउ y, दिस इज SSY अपॉन FS। और SSY कितना होगा? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होने से यील्ड स्ट्रेस का हाफ, है ना। तो ये हो गया पाई DC H SYT अपॉन 2FS। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बोल्ट टेंशन में और शियर में इक्वली स्ट्रांग हो तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, है ना। इनको इक्वेट किया तो क्या आ गया? H is 0.5 DC, मतलब हाइट ऑफ नट जो है वो कोर डायमीटर का हाफ होनी चाहिए, है ना। अगर हमें DC 0.8 D है तो H कितना आ गया? 0.4 D, मतलब हाइट ऑफ नट शुड बी इक्वल टू 0.4 टाइम्स नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। जनरली हम लेते हैं इसको 0.8 D, है ना। होना कितना चाहिए? 0.4 D, लेता कितने हैं? 0.8 D। यही कारण है कि थ्रेड्स ऑफ द बोल्ट इन स्टैंडर्ड नट विल नॉट फेल इन शियर। इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ? इस पूरी एक्सरसाइज से हमने निकाला कि आपका बोल्ट इक्वली स्ट्रांग हो टेंशन में और शियर में, उसके लिए नट की हाइट कितनी होनी चाहिए, है ना। तो नट की हाइट कितनी आई? 0.4 टाइम्स जी। लेते हैं अपन ज्यादा
तो नट कभी भी जो थ्रेड्स हैं जो बोल्ट के, वो कभी भी शेयर में फेल नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि नट की हाइट काफी ज्यादा है। नट की हाइट 0.4 होनी चाहिए, 0.8 डी है। स्ट्रेसेस इन स्क्रू फास्टिंग्स ड्यू टू स्टैटिक लोडिंग दो तरह के हो सकते हैं, जब हम उसको फासन कर रहे हैं तब, और एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तब, और ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन, इनको मिलाने के बाद कुछ फोर्सेस सेटअप होंगे जब हम उसको फासन कर रहे हैं, कुछ फोर्सेस सेटअप होंगे जब उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं। इसे ही देखिएगा, जब हमने इस सिलेंडर के फ्लेंज पर ये बोल्ट लगाए तो जब फासन किया इनको तो कुछ इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, और जब एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में इसमें लोड आएगा, एक्सेल लोड आएगा, तब भी इनमें स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट्स के लिए जब अपन टाइट करते हैं तो उसका एक इम्पिरिकल रिलेशन होता है, इनिशियल टाइटनिंग लोड इज 2840 डी टाइम्स न्यूटन, मतलब किसी लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए आपको इतना लोड उसमें इनिशियल टाइटन करना पड़ेगा। यहाँ पर पी आई इनिशियल टेंशन बोल्ट हो गया और डी हो गया नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये कब रिक्वायर्ड है, इतना फोर्स कब रिक्वायर्ड होगा, जब आपको फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाना है। अगर नहीं बनाना है तो फिर इतना लोड रिक्वायर्ड नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका डायमीटर M16 या M18 से कम होगा तब इतना लोड लगाने से तो पहले ही टूट जाएगा, इसलिए उस केस में इसको यूज नहीं करते हैं। या इन अदर वर्ड्स, जब हमको लीक प्रूफ जॉइंट्स चाहिए होते हैं तो हमेशा हम M16 या M18 से ऊपर के साइज के बोल्ट यूज करते हैं। टॉर्शन शियर स्ट्रेस कॉज्ड बाय फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ थ्रेड ड्यूरिंग टाइटनिंग, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका फॉर्मूला होता है T/J=2/R, उससे हम निकाल सकते हैं कितना टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, 16T/πdc3। ये फॉर्मूला आपने शाफ्ट में कई बार पढ़ा है। फर्क ये रहेगा कि यहाँ पर D की जगह DC आ जाएगा। शियर स्ट्रेस अक्रॉस थ्रेड्स निकालना है, तो शियर स्ट्रेस अक्रॉस थ्रेड्स ही तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है। ये शियर स्ट्रेस अक्रॉस थ्रेड्स हो जाएगा लोड अपॉन एरिया, एरिया कितना πdc into b into n, b is width and n is number of threads। टेंसाइल स्ट्रेस, the bolt stud and screw usually carry a load in the direction of bolt। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो आएगा बड़ा सिंपल सा है, जब इसको फासन करेंगे तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा π/4 dc स्क्वायर। तो लोड इज π/4 dc स्क्वायर टू सिग्मा टी। सिग्मा टी कैसे निकालेंगे, सिग्मा y अपॉन fs से। अगर खूब सारे बोल्ट इस लोड को ले रहे हैं तो इनटू नंबर ऑफ शियर स्ट्रेस निकालना है। तो हम जैसे ये बड़ा कॉमन सा है केस, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, इस केस में बोल्ट्स में शियर स्ट्रेस इंड्यूस होगा, है ना, तो आपको क्या करना होगा, शियरिंग लोड कैरिंग बाय द बोल्ट इज, एक बोल्ट का एरिया π/4 डी स्क्वायर। क्योंकि ये डी क्यों लिया, क्योंकि इसमें टैप्ड होल है, मतलब इसमें आपका जो प्लेट्स है उसपे आपके वो नहीं है, टैपिंग नहीं हो रखी है, थ्रेड्स नहीं है, है ना, इसलिए डी लिया। तो π/4 डी स्क्वायर, और शेयरिंग स्ट्रेस इज टाउ, और कितने वोल्ट कर रहे हैं इसको, रेजिस्ट 2 वोल्ट, है ना। तो अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था पार्ट सी में, इतना आसान क्वेश्चन आया था। कंबाइंड टेंशन एंड शियर स्ट्रेस दोनों हों, जैसे कि कपलिंग में होता है, तो हम क्या करते हैं, वी फाइंड डायमीटर ऑफ शैंक ऑफ द बोल्ट फ्रॉम द शियर लोड एंड द थ्रेड पार्ट फ्रॉम द टेंसाइल लोड। हम थोड़ी सी ज्यादा डायमीटर का बोल्ट लेंगे दैट रिक्वायर फॉर आइदर शियर और टेंशन में बी अज्यूम्ड। स्ट्रेस ड्यू टू कंबाइंड लोड शुड बी चेक्ड फॉर द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। कहने की मतलब है कि अगर बोल्ट में टेंशन भी आ रहा हो और शियर भी आ रहा हो तो ऑब्वियस सी बात है विल यूज failure theories, either maximum shear stress theory or maximum normal stress theory। ये वो एग्जांपल जिसमें कि आपको कंबाइंड फोर्सेस को एनालाइज करना होता है। तो हमने बताया था जैसे कि एक तो लोड होगा ड्यू टू इनिशियल टाइटनिंग, दूसरा होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण से। तो इसमें जो पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं तो उनकी जो स्टिफनेस होती है वो पिक्चर में आ जाती है। तो तीसरा जो फैक्टर होगा वो होगा
रिलेटिव इलास्टिक यील्डिंग ऑफ द बोल्ट एंड द कनेक्टेड मेंबर्स, उसमें आपका बोल्ट भी आ गया, गास्केट भी आ गया और ये जो कवर प्लेट्स है ये भी आ गई। इस केस में टोटल रिजल्टेंट लोड कैसे निकालते हैं? P is P1 plus 1/1 plus A into P2 या P1 plus K times P2। P2 आपका एक्सटर्नल लोड है और P1 आपका इनिशियल टाइटनिंग लोड है। K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1/1 plus A और A क्या है? A है आपका रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कनेक्टिंग पार्ट्स टू द इलास्टिसिटी ऑफ बोल्ट। अगर मैंने कनेक्टिंग पार्ट्स की स्टिफनेस है Km और ये है Kb, है ना, तो Km अपॉन Kb इज योर A। तो इसको रख दें अगर, तो क्या हो जाएगा? Kb अपॉन Kb प्लस Km, है ना। डिपेंड करता है कि आपको सीधे A की वैल्यू दी जाती है या K की वैल्यू दी जाती है। अकॉर्डिंगली आप A या K की वैल्यू को रख के आप इफेक्टिव लोड निकाल सकते हैं बोल्ट में। इसे देखिएगा, ये K की वैल्यूज है। कब कब ये मेटल टू मेटल जॉइंट हो तब K की वैल्यू क्या होगी? हार्ड कॉपर गास्केट हो, सॉफ्ट कॉपर गास्केट हो, हर कंडीशन के लिए आपको K की वैल्यू दी हुई है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपको K की वैल्यू न देकर आपको A की वैल्यू दी हुई हो या आपको Kb और Km का रेशियो दिया हुआ हो। ध्यान रखिएगा, A जो होता है वो होता है Km अपॉन Kb, है ना। अकॉर्डिंगली आपको उससे K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। For hard gaskets or metal to metal contact surfaces, stiffness of connected parts is very high as compared to stiffness of bolt. So A is very large. आप देख पा रहे हैं कि हार्ड कॉपर गास्केट में A ज्यादा है इसलिए K कम है ना। तो रिजल्टेंट लोड जो होगा उस केस में मेनली ड्यू टू इनिशियल टेंशन के कारण से होगा, एक्सटर्नल लोड के कारण से नहीं होगा। अब हम आ गए कुछ एग्जांपल्स पर। जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे देखते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। एक गियर बॉक्स है जिसका वेट है 7.5 किलो न्यूटन और जिसमें कि आई बोल्ट लगे हुए हैं उनको लिफ्ट करने के लिए। द आई बोल्ट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 30C8 FOS दिया हुआ है। हमें निकालनी है नॉमिनल डायमीटर ऑफ आई बोल्ट हैविंग कोर्स थ्रेड्स इफ DC is 0.8 D, है ना। मतलब सिंपल सा है कि एक प्लेट जिसका गियर बॉक्स जिसका वेट है 7.5 किलो न्यूटन, उसको लिफ्ट करने के लिए एक आई बोल्ट है, तो हमें आई बोल्ट की डायमेंशन निकालनी है या उसकी को डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर निकालनी है। ऑब्वियस सी बात है, ये आई बोल्ट का स्कीमेटिक हुआ। आई बोल्ट को जब वो लिफ्ट का आई बोल्ट से इसको लिफ्ट करेंगे तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस है। तो पहले हमने स्ट्रेस निकाला सिग्मा वाई अपॉन एफएस से, कितना आया 80 मेगापास्कल। जो सिग्मा टी होगा वो हो जाएगा सिंपली लोड अपॉन एरिया P अपॉन पाई ऑफ 4 DC स्क्वायर। तो DC निकाल लिया आपने। DC से जो रिलेशन होता है DC इज 0.8 टाइम्स D, तो हम D निकाल लेंगे नॉमिनल डायमीटर। आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A steam engine cylinder has an effective diameter of 250 mm. It is subjected to a maximum steam pressure of 1.5 megapascal. उसके ऊपर कवर लगा हुआ है जिसमें कि 12 स्टड लगे हुए हैं, है ना। और पीसीडी कितनी है स्टड की? 400 mm और परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है स्टड में? 30 मेगापास्कल। हमें निकालनी है नॉमिनल डायमीटर ऑफ स्टड। अगर डीसी और डी का रिलेशन है डीसी इज 0.84 D और हमें देखना है कि जो सर्कमफ्रेंशियल पिच है स्टड्स की पीसीडी पे वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है ना। तो एक और तरह का क्वेश्चन हुआ। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। ये जो आपका इफेक्टिव डायमीटर है और ये जो प्रेशर है इसके कारण से फोर्स एक्सर्ट होगा। वो फोर्स कौन पे लगेगा? 12 स्टड्स पे लगेगा। उन स्टड्स पे क्या डेवलप होगा? टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले फोर्स निकालेंगे पाई बाय 4 D स्क्वायर इंटू दिस प्रेशर, है ना। और उस फोर्स को में हम एरिया को डिवाइड करेंगे, 12 स्टड्स के एरिया को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या निकलेगा? स्ट्रेस मिलेगा। पहले हमने फोर्स निकाला, कितना आया? 73631। इस फोर्स को 12 स्टड्स बियर कर रहे हैं जिनका एक का एरिया है पाई बाय 4 DC स्क्वायर और उसकी स्ट्रेस है सिग्मा टी। इस इक्वेशन में लोड रखा
नंबर ऑफ स्टड्स 12 रखे, स्ट्रेस रखा 30 मेगापास्कल, तो डीसी आ गया। डीसी से हमने डी निकाल लिया, कितना आया 20 mm। सर्कमफरेंशियल पिच क्या होगी, पीसीडी इंटू पाई मतलब सर्कमफ्रेंस अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट, कितना आया 104.72 mm। ये इसकी सर्कमफ्रेंशियल पिच मतलब अलोंग द सर्कमफ्रेंस दो स्टड्स के बीच की डिस्टेंस, वो है सर्कमफ्रेंशियल पिच। कितनी है 104.72। ना तो ये बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना ये बहुत कम होनी चाहिए, इतनी हो कि आपको स्पिनर से स्टड्स को टाइट करने का मार्जिन हो। तो इसका एक रूल होता है कि इट शुड बी पीसीडी शुड बी बिटवीन 5D to 10D, है ना। तो 5D कितना आता है 100, 10D कितना आता है 200, और हमारी कितनी है, हमारी पीसीडी जो हमारी सर्कमफरेंशियल पिच है वो इसके बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब हमारा ये डिजाइन सेटिस्फैक्टरी है। तो क्वेश्चंस जो बनेंगे वो या तो बनेंगे इस तरह के, या बोर्ड्स के जो हम बात कर रहे हैं, और या बनेगा आपका इसेंट्रिक लोडिंग का, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो बड़ा आसान है इसका। एक ये क्वेश्चन और देखते हैं, विच इज प्रीलोडिंग ऑफ बुल्स। एक बोल्टेड जॉइंट है जो कि दो कंपोनेंट्स को ज्वाइन कर रहा है। कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द टू कंपोनेंट्स इज ट्वाइस द स्टिफनेस ऑफ बोल्ट, मतलब Km और Kb, जो Km है वो ट्वाइस Kb है। इनिशियल टाइटनिंग कितनी है 10 किलोन्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स कितना है 7.5 किलोन्यूटन। बोल्ट बने हुए हैं 30C8 के, सिग्मा वाई इज 400 मेगापास्कल, एफओएस है 3 का, कोर्स थ्रेड यूज किए हुए हैं। टेंसाइल एरिया निकालना है बोल्ट का और साइज स्पेसिफाई करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका इनिशियल टाइटनिंग ऑफ लोड और एक्सटर्नल फोर्स वाला। डाटा समराइज किया, पीआई 10 किलोन्यूटन, पीई 7.5 किलोन्यूटन, सिग्मा वाई 400 मेगापास्कल, एफएस 3 दिया हुआ है हमको, Km इज ट्वाइस Kb। ये हमको जो को निकालने में हेल्प करेगा। तो K कितना हो जाएगा 1 + 1/a था, तो Kb अपॉन Kb प्लस Km, ये हो गया 1/3, है ना। तो या तो आपको K की वैल्यू सीधे दिए हुए हो या आपको स्टिफनेस का रेशियो दिया हुआ हो, तब भी आप निकाल सकते हैं। निकाला तो कितना आ गया 12,500 न्यूटन। कैसे निकाला, पीआई 10 किलोन्यूटन था, 1/3, पीई है 7.5 किलोन्यूटन, तो कितना हो गया 12,500। सिग्मा टी सिग्मा अपॉन एफएस, तो सिग्मा टी इज लोड अपॉन एरिया, एरिया कितना हो गया π/4 dc², डीसी कितना आ गया 10.92 mm, और इससे यूजिंग द रिलेशन डीसी इज 0.8 टाइम्स डी, डी आ जाएगा 13.65 या 14 mm। तो हम 14 mm के बोल्ट यूज करेंगे, तो उससे आपको इनिशियल टाइटनिंग और भी लोडिंग ऑफ बोल्ट में हेल्प मिलेगी और आपको लीक प्रूफ जॉइंट मिलेगा। तो ये हमने स्क्रू डिजाइन्स के। इसका जो नेक्स्ट सीरीज लेक्चर की है उसमें हम एक अलग एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि स्क्रू फास्टनेस पे इसेंट्रिक लोडिंग होती है ना। वो एक अलग तरह के क्वेश्चंस है जिसके काफी चांसेस होते हैं आने के, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ढंग से देखें, कोई अच्छी बुक रेफर करें या लेक्चर्स नोट्स रेफर करें और इसको ढंग से करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर अटेंशन एंड बाय।